हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। कंसोलिडेशन या फिर होल्डिंग कंपनी का जो पिछले लेक्चर्स थे, वो पिछले लेक्चर्स के दरमियान हमने बहुत बेसिक सी चीज़ें सीखी थी, जैसे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी एक लेक्चर हो चुका है। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम इसमें समझ आ गया तो ऑलमोस्ट होल्डिंग कंपनी या फिर जिसको हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो फिनिश हो जाएगा। वो आराम से हम सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल आराम से, इस चीज़ की गारंटी, कोई इशू नहीं है। तो शुरू करते हैं हम पिछले लेक्चर प्रीसीडिंग लेक्चर्स में जो हमने चीज़ें एक्सप्लेन की थी उसी को कंटिन्यू करके कैपिटल प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम करेंगे, उसके बाद गुडविल का कैलकुलेशन हम करेंगे, उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हम कैलकुलेशन करेंगे, और उससे भी अहम चीज़ जो है वो रेवेन्यू प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे, जो मैं पहली बार आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा, इस क्लास में समझाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर ये समझ में आ जाए तो फिर शायद होल्डिंग कंपनी में बाकी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 31 मार्च 2006 की बैलेंस शीट है एच लिमिटेड और एस लिमिटेड की। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड की शेयर्स होल्ड किए हैं, एक्वायर्ड किए हैं, कंसोलिडेट किए हैं, और 75% शेयर्स होल्ड किए हैं फॉर 1,12,000, मतलब 3/4, 75% मतलब 3/4 रेशियो हुआ। 3/4 75% जो शेयर्स है एस लिमिटेड के, वो एच लिमिटेड ने एक्वायर कर लिए है। और जैसे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका कि अगर किसी कंपनी को हमको होल्ड करना है तो मोर देन 50% शेयर्स हम उसके एक्वायर कर पाए तो हम उसको होल्ड कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा शेयर होल्डिंग रेशियो। शेयर होल्डिंग रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या शेयर कैपिटल का रेशियो भी हम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पहला पॉइंट मैं रेस करता हूँ शेयर होल्डिंग रेशियो। 80,000 का शेयर कैपिटल है, 80,000 के शेयर कैपिटल में 75% एच लिमिटेड के पास चला गया, मतलब 60,000, और 25% अभी भी एस के पास बचा हुआ है, मतलब 20,000। तो यहाँ पर 75% कहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है 75% शेयर्स इन एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड के 75% शेयर्स एच लिमिटेड ने खरीद लिए, मतलब 60,000 का शेयर कैपिटल खरीदा, और एस के पास अभी भी 20,000 का शेयर कैपिटल बचा हुआ है। ये एक बात हो गई। उसके बाद जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कैलकुलेट कर चुके, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट में इसके पहले भी हम ये सब चीज़ें डिसाइड कर चुके कि जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट जो होता है, ये जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट का जो पूरा जमा हुआ जो पैसा रहता है, वो जमा हुआ पैसा मतलब कैपिटल प्रॉफिट रहता है। तो यहाँ मैं जनरल रिजर्व लिखूंगा 28,000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखूंगा 30,000। तो टोटल हो गई यहाँ इसकी 58,000। ये मैंने पहले लिख लिया। 28 प्लस 30 ये जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट, ये कैपिटल प्रॉफिट मैंने 58,000 का लिख लिया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ लिखी हुई है, एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑन 31 जुलाई 2005। पहली बार ऐसा हो रहा अपने लेक्चर्स में कि जो डेट है वो डेट बीच में है, नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नॉट एट द एंडिंग ऑफ द ईयर, बीच में। अब बीच में होने की वजह से यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और एक बात और चीज़ आप देखना, यहाँ लिखा है एस लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 18,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। चालू साल का जो प्रॉफिट है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, वो करंट ईयर का प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है, ये 30,000 में। आप इस बात को समझो, ये 30,000 जो यहाँ लिखे हुए हैं, दिस अमाउंट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। करंट ईयर का जो प्रॉफिट है
वो करंट ईयर का प्रॉफिट है 18,000 और ये 18,000 इस 30,000 के अंदर इंक्लूड है। मतलब ये साल शुरू होने के पहले एस लिमिटेड का जो प्रॉफिट था, पीएनएल अकाउंट था, वो 12,000 था, 12,000 था। इस साल के 18,000 जब प्लस हुए तो वो यहाँ पे आया 30,000। तो वो टोटल है 12 प्लस 18 की, ये बात आप ध्यान रखो। अब मैं जो चीज़ आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ईयर शुरू हो रहा है 1 जनवरी से, कंसोलिडेशन हुआ है 31 जुलाई को, और यहाँ ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर का, 31 मार्च। ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को ईयर शुरू हो रहा है, और ऑब्वियसली ईयर एंडिंग रहेगा 31 मार्च का। 31 मार्च का ईयर एंडिंग है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है 1 मार्च, एंडिंग ऑफ द ईयर है 31 मार्च, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है 1 अप्रैल, पार्डन। और ये जो कंसोलिडेशन की डेट है ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये बात ध्यान में रखें कि इतना जो प्रॉफिट आता है, यहाँ से यहाँ तक जो प्रॉफिट आएगा उसको हम इंक्लूड करेंगे कैपिटल प्रॉफिट में, और यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट आएगा करंट ईयर का प्रॉफिट, उसको हम कहेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। ये रेवेन्यू प्रॉफिट भी मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ये बात आप ध्यान में रखना। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ईयर शुरू हो रहा है तब अगर होल्डिंग हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ईयर एंड हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर बीच की डेट है तो उस बीच की डेट से, स्टार्टिंग से लेकर तो उस बीच की डेट तक जो प्रॉफिट होता है उसको कहा जाता है कैपिटल प्रॉफिट। और कंसोलिडेशन यानी होल्डिंग की डेट से जो ईयर एंड की डेट होती है उसको कहा जाता है रेवेन्यू प्रॉफिट। ये जो बंटवारा हो रहा है, ये बंटवारा सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट का करना है। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ करंट ईयर। और ये करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, 18,000 है, 18,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12। अब ये 4 कहाँ से आया, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यहाँ 4 महीने, ये 4 महीने हुए, और ऑब्वियसली ये बच जाएंगे 8 महीने। तो 4 महीने का जो प्रॉफिट है, ये 4 महीने का प्रॉफिट हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और ये जो पीएनएल है, ये जो प्रॉफिट है, ये फिर 30,000 न लिखते हुए ये 30,000 में से 18,000 माइनस करेंगे, और यहाँ करंट ईयर का जो प्रॉफिट रहेगा वो 12,000 करेंगे। ये बात आप समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ, कि प्रॉफिट लिखा है यहाँ पे 30,000, वो प्रॉफिट जो 30,000 का है वो 30,000 में से हम करंट ईयर का प्रॉफिट हटा देंगे। हटाने की रीज़न ये है क्योंकि ये 30,000 में वो प्रॉफिट इंक्लूड है। अगर वो प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता और अलग से लिखा होता तो फिर इसमें से हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ 30,000 लिख सकते हो। तो ये टोटल हो गई 40,000। ये टोटल 40,000 होने के बाद ये अमाउंट आएगा 6,000, और यहाँ मैं लिखूँगा 6,000 रुपये। 6,000 आने के बाद मेरा कैपिटल प्रॉफिट हो गया 46,000। इसके 2 टुकड़े करूँगा, 75% और 25%, क्योंकि हमारा रेशियो ही वो बना है। 75% चला जाएगा एच लिमिटेड के पास और 25% बचेगा एस लिमिटेड के पास। तो ये 46,000 के अगर मैं 2 टुकड़े करूँ तो 33,000 और 11,000 ये कैलकुलेशन होगा मेरा। 33,000 और 46,000 के अगर 2 कैलकुलेशंस किए मैंने, 18,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 इट बिकम्स 4,000, सॉरी 4 3 3 18 6,000 बराबर है। ये कैलकुलेशन 46,000 हो रहा है। 46,000 होने के बाद पीएनएल अकाउंट जो 30,000 मैंने लिखा उसमें से 18 माइनस कर दिया, 46,000 है। 46,000 के 75% हम निकालेंगे, तो 46,000 के 75% जो हो रहा है वो 34,500 हो रहा है। 34,500 मैं यहाँ लिखूँगा, और 34,500 लिखने के बाद जो बच रही अमाउंट मतलब 5,500 और 6,000, तो 11,500 चला गया एस लिमिटेड के पास। 34, 44, 45, 46, यस करेक्ट। तो
प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर जो है, प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर 30,000 माइनस 18,000, ये माइनस कीजिए क्योंकि यहाँ 18,000 अलग लिखे हुए हैं। अगर ये 18,000 यहाँ इंक्लूड होते तो फिर ये माइनस करने की ज़रूरत नहीं थी। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये समझो कि ये वाली जो डेट है, ये बीच की डेट, ये बीच की डेट शुरू से लेकर बीच की डेट जो आएगा वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा, और उसके बाद जो बचा हुआ है उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। ये कैलकुलेशन होने के बाद मैं यहाँ गुडविल का कैलकुलेशन करूँगा। ये गुडविल के कैलकुलेशन में परचेस कंसिडरेशन लिखा जाता है। परचेस कंसिडरेशन है 75% शेयर्स खरीदे 1,12,000 में, और ओरिजिनल कॉस्ट भी 75% माइनस करूँगा इसमें से, मतलब 80,000 के 75% तो हो जाएंगे 60,000, और 60,000 में से अगर मैं ये माइनस करूँ तो 52,000 बच रहे, और 52,000 में से कैपिटल प्रॉफिट में माइनस करूँगा। कैपिटल प्रॉफिट आया मेरा 34,500, 34,500 माइनस करने के बाद यहाँ बचेंगे 17,500। यस, 17,500 मेरा गुडविल बन गया और कैपिटल प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन हो गया। अब बचा है रेवेन्यू प्रॉफिट। तो रेवेन्यू प्रॉफिट का कैलकुलेशन मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब ये वाला हिस्सा जो 31 जुलाई के बाद 8 महीने का हुआ। तो रेवेन्यू प्रॉफिट का कैलकुलेशन बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यू प्रॉफिट के कैलकुलेशन में हम करंट ईयर का प्रॉफिट था 18,000, इसके 8 मंथ्स का कैलकुलेशन करेंगे, मतलब 3/4। 8 मंथ का कैलकुलेशन मतलब 3/4, और 3/4 कैलकुलेशन जो होगा रेवेन्यू प्रॉफिट का वो हो जाएगा 12,000, 12,000। तो 12,000 यहाँ लिखने के बाद ये 12,000 के फिर एक बार 2 टुकड़े कर दूंगा। 75% एच लिमिटेड के पास चला गया और 25% एस लिमिटेड के पास चला गया। तो यहाँ बचेंगे 9,000 और यहाँ बचेंगे 3,000। उसके बाद लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको बोलेंगे हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप लोगों को कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है एस लिमिटेड के पास क्या बचा, मतलब जो छोटी कंपनी है जिसके शेयर्स खरीद लिए गए थे उसके पास क्या बचा है। तो उसके पास जो बचा है वो हमने इतना ऑब्जर्वली यहाँ किया है कि आप देखो, ये एस लिमिटेड के पास 25 बचा, ये एस लिमिटेड के पास 25 बचा, ये एस लिमिटेड के पास 25 बचा। तो ये जो तीनों बचे हुए पॉइंट्स है इसको हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट में डालकर इसका कैलकुलेशन करेंगे। शेयर कैपिटल 20,000, देन कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट है 34,500, पार्डन 25% है 11,500, 11,500, और रेवेन्यू प्रॉफिट जो एस लिमिटेड के पास बचा है वो हमने यहाँ निकाला है 3,000। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बन गया 34,500, सॉरी 34,500 बराबर है, ठीक है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी मैंने कैलकुलेट कर लिया है। जो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन, ये लेक्चर लेने का जो मेन मोटिव है वो आप समझिए कि डेट बीच में आ रही है। जब भी डेट बीच में आएगी तो एक कंक्लूसिव सेंटेंस आप ध्यान में रखिए कि करंट ईयर का प्रॉफिट के हमको 2 टुकड़े करना है। डेट के इधर जो आएगा वो कैपिटल प्रॉफिट में इंक्लूड होगा और डेट के उधर जो जाएगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा। और जिस तरीके से हम कैपिटल प्रॉफिट के 2 टुकड़े कर रहे हैं वैसे रेवेन्यू प्रॉफिट के भी 2 टुकड़े करेंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कुछ इस कदर आप बनाओ कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ ऐड हो जाना चाहिए। जब मैं नया बैलेंस शीट बनाऊंगा, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बताता हूँ आपको। नया बैलेंस शीट बनाते वक्त देखिए आप लोग, मैं यहाँ लिखूंगा आफ्टर कंसोलिडेशन फिक्स असेट्स जो है 2,20,000 और 40,000, तो ये हो गए 2,60,000। उसके बाद स्टॉक का भी टोटल करूंगा। स्टॉक की टोटल 42 प्लस 7,800, मतलब वो हो जाएगी 1,12,800। 1,12,800 स्टॉक की टोटल हो गई। करंट असेट की टोटल अगर हम करेंगे तो 90 प्लस 59 इट बिकम्स 1,49,200। ये हो गई अपनी असेट साइड। असेट साइड में हमको याद से जो हमने कैलकुलेट किया वो गुडविल लिखना है। और ये देखिए मैंने गुडविल यहाँ निकाल के रखा था 17,500, ये कैलकुलेट करके यहाँ डाल दिया। असेट साइड खत्म हो गई। लायबिलिटी साइड में
इक्विटी शेयर कैपिटल लिखूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते वक्त सिर्फ ये लिखना है 3,20,000। फिर जनरल रिजर्व भी लिखना है, जनरल रिजर्व भी लिखूंगा 60,000। और उसके बाद पीएनएल अकाउंट भी लिखूंगा, पीएनएल अकाउंट 36,000। और उसके बाद क्रेडिटर्स की भी टोटल करूंगा, और क्रेडिटर्स की 48 + 32 इट बिकम्स 80,000। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको यहाँ लिखना है, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो हमने निकाला है 34,500 वो यहाँ लिखने के बाद अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, रेवेन्यू प्रॉफिट जो निकाला हमने, वो रेवेन्यू प्रॉफिट का जो एच लिमिटेड का टुकड़ा है, एच लिमिटेड का जो हिस्सा है, वो हिस्सा ये पीएनएल अकाउंट में यहाँ रेवेन्यू प्रॉफिट के नाम से ऐड कर दीजिए। मतलब इसको मैं बाहर नहीं लिखूंगा, 36,000 प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट 9,000 और तब जाके ये हो जाएगा 44,000। तो हमारे जो ऊपर के कैलकुलेशंस है, वो ऊपर के कैलकुलेशन से मैंने 3 चीज़ें निकाल के यहाँ डाला है, ये गुडविल, ये पीएनएल प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट और दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये तीनों चीज़ें आपको नए बैलेंस शीट में डालना है, अदरवाइज बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। और मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको समझाया है कि कभी भी ये बात दिमाग में रखें कि गुडविल वाले पॉइंट में, ये गुडविल वाले पॉइंट में जितनी अमाउंट आ रही है उसको हमको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि उसका जो कंक्लूजन है वो हम ये 17,500 के हिसाब से निकाल चुके। 1,12,000 मैंने लिखा नहीं, 60,000 इसमें से लिखा नहीं, इसके 20,000 अपने आप यहाँ इंक्लूड हो गए माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, तो दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट 34,500 और 11,000 इन दोनों चीज़ों का भी इंक्लूजन हो चुका है, इसलिए ये 80,000, ये 28,000 और ये 30,000 नए बैलेंस शीट में नहीं आए। ये लेक्चर मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बीच की अगर डेट आई तो करना क्या है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, बीच की डेट आने के बाद जितना इधर का हिस्सा होगा उसको कैपिटल प्रॉफिट में ऐड करना है और उधर का हिस्सा बनाना है रेवेन्यू प्रॉफिट के नाम से। रेवेन्यू प्रॉफिट लिख लो, उसके 2 टुकड़े कर लो, 75-25, और 75 वाला हिस्सा रेवेन्यू प्रॉफिट के नाम से यहाँ लिखेंगे। 25% अपने आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट में यहाँ आ रहा है, तो आपको वो दूसरा टुकड़ा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये वाला प्रॉफिट 18,000 का अगर ऑलरेडी बैलेंस शीट में होता तो हम यहाँ 30,000 में से 18,000 माइनस नहीं करते। आप लोग फिर से समझिए मैं जो बात बोल रहा हूँ, ये 30,000 जो प्रॉफिट है, ये जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है, इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट इंक्लूड है। वो करंट ईयर का प्रॉफिट हमने अलग निकाला और उसके 2 टुकड़े किए, और करंट ईयर का प्रॉफिट के ही यहाँ 2 टुकड़े करने हैं। करंट ईयर प्रॉफिट के अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। करंट ईयर का प्रॉफिट अगर अलग से लिखा है तो यहाँ माइनस कीजिए, लेकिन करंट ईयर का प्रॉफिट अगर इसके अंदर इंक्लूड है तो फिर माइनस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस उसके 2 टुकड़े कर दीजिए, अपने आप बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्वेरीज अगर है तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, और मेरा चैनल आप लोग देख ही रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक्स अ लॉट, और अपने ओपिनियंस, अपना फीडबैक भी मुझे आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।